हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो इंडिया वाली बुक है, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज बात करेंगे जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसमें पहला क्वेश्चन है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अगर आर्थिक स्तर की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक कौन होते हैं? वह व्यक्ति होते हैं जो एक वर्ष से कम 183 दिनों तक तो काम करें ही। मतलब क्या हो कि एक साल में कम से कम 183 दिन तक जो मनुष्य काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है, वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। एक होता है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक साल में 183 दिनों से कम समय तक काम करता है। ठीक है ना, 183 दिनों से कम समय तक काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है अश्रमिक। अश्रमिक क्या होते हैं? जो पूरे साल बेरोजगार होते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं होता, उसे अश्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ क्या होता है? और भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक 4 प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई देती है, उसका वर्णन कीजिए। यानी इसके अंदर हमें बताना जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां बताने, लेकिन भारत में। ठीक है, तो अगर पहली बात कर दी जाए, जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है? 2 समय अंतरालों के मध्य क्या होता है? 2 समय अंतराल जो है ना, 2 समय लो, उसमें जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आएगा तो उसे जनसंख्या का वृद्धि दर कहा जाता है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर की पहली अवस्था जो है वो स्थिर वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर वृद्धि। इसकी जो मतलब माना जाता है 1901 से लेकर 1921 तक की अवधि को स्थिर वृद्धि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या की वृद्धि जो थी बिल्कुल स्थिर हो गई थी। स्थिर मतलब क्या है? यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो गया था? समान हो गया था। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचा था, जिससे वृद्धि दर क्या रही? निम्न रही थी। मतलब इसके अंदर कहने का मतलब क्या है कि 1911 से 1921 तक के दौरान जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। ऋणात्मक क्यों रही थी? आपको इस पर पता होगा कि भारत में उस समय तो पहला तो विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है ना, और इसके साथ साथ अकाल, ठीक है ना, और भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण मौतों में क्या गई थी? तीव्र वृद्धि हो गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं निरंतर वृद्धि की अवस्था। तो इसकी अवस्था मानी जाती है 1921 से 1951 तक की। इस अवधि में क्या हुआ था? जनसंख्या वृद्धि निरंतर क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, क्योंकि इस समय चिकित्सा सुविधाओं या स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। अब यानी स्वास्थ्य सुविधाओं में जब वृद्धि हो जाएगी तो क्या आएगा? मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। और इस अवधि में क्या हो गई थी? मृत्यु दर कम हो गई थी, जिसके कारण जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई। यानी जन्म दर उच्च था इस समय और मृत्यु दर में कमी आई थी। क्यों? क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का विकास हो गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीव्र वृद्धि दर की अवस्था, यानी तीव्र भी कहा जाता है और इसे विस्फोट वृद्धि दर भी कहा जाता है। क्यों? यानी पहले इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1951 से 1981 तक की अवधि को। यानी इसमें क्या हुआ था? भारत में जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि दर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था कि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो गई थी, बेहतर जीवन स्तर के कारण, और मृत्यु दर में तीव्र कमी आ गई थी, और जन्म दर में उच्च वृद्धि हो रही थी, यानी जन्म भी हो ही रहा था। इसके साथ साथ 1951 से 1981 तक की अवधि में क्या हुआ था? भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या है कि दूसरे देशों से लोग भारत में आने लग गए थे। जैसे आप सभी को पता होगा कि 1971 में करीबन लगभग 80 लाख बांग्लादेशी लोग भारत आए थे, बांग्लादेश से, और नेपाल से, पाकिस्तान जैसे देशों से भारत में लोग आने लग गए थे, जिसके कारण जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि दर दर्ज की गई थी। आगे बात करते हैं घटती वृद्धि दर। इसकी माना जाता है, इसको 1981 से आज तक माना जाता है। 1981 से वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही है, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने भी लगी है। अब क्या हो रहा है? विवाह की औसतम आयु क्या हो गई है? बढ़ा दी गई है। पहले क्या होता था? भारत में बाल विवाह जैसी
गतिविधियां ज़्यादा होती थी, तो मौतों में भी ज़्यादा वृद्धि दर थी। लेकिन अब क्या है, और मतलब विवाह की औसतम आयु बढ़ा दी गई है और स्त्री में सुधार किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से जनसंख्या मतलब लोगों को क्या किया है, जनसंख्या के नियंत्रण के उपायों से क्या किया है, लोगों को अवगत कराया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसे घटती वृद्धि दर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार कौन से हैं और 2 प्रमुख भाषा परिवार की विशेषताएं बतानी हैं। तो अगर बात की जाए, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं? 4। पहला आता है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य जो भाषा है, ये भारत में अधिकांश बोली जाती है। लगभग नहीं भी तो करीबन 70% जो भाषा है वो भारतीय आर्य बोली जाती है। दूसरे नंबर पे आती है द्रविड़ भाषा। कौन सी भाषा? द्रविड़। द्रविड़ भाषा जैसे आपने सुना होगा तेलुगु, तमिल, ठीक है ना, तो ये कन्नड़, ये द्रविड़ भाषा होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर भारत के दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये अगर बात की जाए, इस दोनों भाषाओं को बहुत ही कम बोला जाता है। अगर बात की जाए इन भाषा परिवार की विशेषता, पहले बात करते हैं भारतीय यूरोपीय। इन दोनों, इसे भारतीय आर्य भी कहा जाता है, ये यूरोपीय भी कहा जाता है। कुल जनसंख्या का 3/4 भाग कौन सी भाषा बोलता है? भारतीय आर्य भाषा बोलता है। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तरी भारत में है, मतलब भारतीय आर्य भाषा ज़्यादातर उत्तर भारत में बोली जाती है। नेक्स्ट आता है द्रविड़ भाषा परिवार। कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषा लोग बोलते हैं। ठीक है ना, 5वां भाग भी कह सकते हो, या बोल सकते हो कुल जनसंख्या का लगभग 20% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? द्रविड़ भाषा बोलते हैं। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्रों में बोली जाती है। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं मुख्य हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई थी तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा जो नीति थी, ये 2003 में अपनाई गई थी। इसके अंदर मुख्य उद्देश्य क्या थे कि यहाँ युवाओं व किशोरों का चहुमुखी विकास करना। किशोर मतलब कौन है? जैसे जो जिनकी उम्र लगभग करीबन 18 से 30 या 35 वर्ष के जो लोग होते हैं, तो उन्हें हम युवा कहते हैं या किशोर कहा जाता है। तो इनका चहुमुखी विकास पर बल देना था और जो उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना था, ताकि जो उनके गुण हैं यानी उसकी जो स्किल्स है उनको डेवलप किया जा सके, है, ताकि वो देश के विकास में क्या कर सके, अपना योगदान दे सके। और उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना था। मतलब जो इन युवाओं में देश के प्रति क्या बढ़ाना था? देशभक्ति, ठीक है, जैसे गुणों को बढ़ावा देना था। ये था भारतीय राष्ट्रीय युवा नीति जो 2003 में लागू की गई थी। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला एक राज्य। न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा राज्य है, तो वो है गोवा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, अगर वर्तमान में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम में है बिहार। 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो डाटा आपके पेपर में दे रखा होगा, आप देख सकते हो। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो 2001 में हिसाब से कौन सा है? नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल। और वह राज्य जहां ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश में लोग ज़्यादातर ग्रामीण हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को